ये एक सच्ची कहानी है। इसमें प्रेम, बेवफाई, वासना और प्रायश्चित की कहानी कह सकते हैं। प्रेम बस दो व्यक्तियों में होता है, इसमें तीसरे किसी की गुंजाइश ही कहाँ होती है। तभी तो कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाये। और जब कोई तीसरा बीच में आता है तो जलजला ही आ जाता है। ऐसा ही जलजला आया था रंजन दादा के जीवन में, जिसकी ये कहानी है। आज का अयोध्या और उन दिनों का फैजाबाद। उसी फैजाबाद की सीमा से सटा एक गांव है, गोसाईगंज। वहां का एक जमींदार परिवार और उस परिवार के बेटे रजनीश उर्फ रंजन। ब्याह कर कर आई रंजन की सौतेली माँ ने उन्हें अपनी गोद से धकेल दिया। तब किसी रिश्ते की ताई ने उन्हें पाला था। रंजन ने जब गांव के सरकारी स्कूल से इंटर पास किया तो जिदिया गई कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें लखनऊ ही जाना है। लंबे पूरे गोरे छरहरे हंसमुख रंजन को लखनऊ भेजने का मतलब प्रदेश भेजना था उन दिनों। लेकिन आखिरकार वो चले ही गए। हॉस्टल में पहली बार गांव लौटे रंजन को देख सबकी आंखें चौड़ी हो गई। बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल का बेल बॉटम, छींटदार कमीज और कानों तक लंबे बाल। पूरा हुलिया ही बदल गया था उनका। मिनट मिनट पर कंघी से अपने बालों का फुगा संवारते रंजन अपने बराबर के लड़कों के बीच हर्षा का विषय बन गए थे। एक बार होली के फागुनी मौसम में लखनऊ से उनके साथ एक कन्या भी गांव चली आई। तर्क था कि उसे गांव देखना था। रंग वाली होली के दिन जिन्नत अमान दिखने वाली वो बाला रंजन के साथ खई के पान बनारस वाला गाने पर नाची तो गांव के बुजुर्गों का पारा हाई हो गया। लेकिन रसिक, रसिया और शौकीन होते जा रहे रंजन पर इसका कुछ असर नहीं था। जल्द ही घर वाले उनके ब्याह के लिए सोचने लगे। कहीं जात कुजात लड़की घर में लेता आया तो बिरादरी में नाकी कट जाएगी, भले ही पीए पूरा हो या ना हो। तब तक रंजन 2 साल फेल भी कर चुके थे। जब रिश्ता पक्का हुआ तब रंजन ने छूटने के बड़े दाव पेच लगाए। लेकिन ऐसी घेराबंदी की गई कि उन्हें हामी भरनी ही पड़ी। वो लड़की देखना चाहते थे लेकिन वो भी संभव ना हुआ। फिलहाल निश्चित तिथि पर आने पर सिर पर मोर और कमर में कटार बांधे सूट बूट में बजे सजे रंजन दूल्हा बने बारात लेकर चल दिए। जयमाला से फेरों तक, फेरों से विदाई तक रंजन का मुंह उतरा ही रहा। फिर जब विदा के बाद दुल्हन को लेकर रंजन घर आए तो उनकी दुल्हन सुरीली घर की डयोती के दरवाजे में फंसकर रह गई। घर की औरतें उनका गोर सावला रंग, भारी शरीर और फैली नाक देखकर मुंह में पल्लू दबाकर हंस पड़ी तो रंजन तुरंत ही गठबंधन खोल बरामदे के तख्त पर जाकर बैठ गए। दोनों हाथों से मुंह को ढककर फूट फूट कर रो पड़े। अम्मा, कौन जन्म का बदला निकाला है, वे कहते जा रहे थे और बिलखते जा रहे थे। उस दिन से रंजन की हंसी को जैसे सूखा रोग लग गया। दिन गुजरते गए। पहले ही साल में सुरीली भाभी का बेटा हुआ। रंजन ने भी अब सबर कर लिया था। वे सुरीली भाभी को दुल्हन कहकर पुकारते थे तो भाभी के सावरे मुखड़े पर एक अजब लुनाई आज छा जाती। फिर तो हर बरस सुरीली भाभी की गोद हरी भरी होती रही और धीरे धीरे 7 साल में 5 बच्चे हुए तो सुरीली भाभी का सुरीला स्वर कर्कश होने लगा। भाभी उन संतानों को पालने पोसने में रमती गई। घर के खर्चे बढ़ते गए, साथ ही कलह कलेश भी। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा पत्नी को दे कर रंजन मस्त रहा करते, निश्चित रहते। भाभी कटौती करके किस किस पर तरह गृहस्थी चलाती, उससे रंजन को कोई मतलब नहीं रहता। वे पहले की तरह रसिया छलिया छैल छबीले बने अपने संचित यौवन को सेधते रहे। स्त्रियों की मंडली में भी वो बेखौफ होकर नाचते। कई बार थे तो भाभी के सावरे मुखड़े पर एक अजब लुनाई आज छा जाती। फिर तो हर बरस सुरीली भाभी की गोद हरी भरी होती रही और धीरे धीरे 7 साल में 5 बच्चे हुए तो सुरीली भाभी का सुरीला स्वर कर्कश होने लगा। भाभी उन संतानों को पालने पोसने में रमती गई। घर के खर्चे बढ़ते गए, साथ ही कलह कलेश भी। अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा पत्नी को दे कर रंजन मस्त रहा करते, निश्चित रहते। भाभी कटौती करके किस किस पर तरह गृहस्थी चलाती, उससे रंजन को कोई मतलब नहीं रहता। वे पहले की तरह रसिया छलिया छैल छबीले बने अपने संचित यौवन को सेधते रहे। स्त्रियों की मंडली में भी वो बेखौफ होकर नाचते। कई बार भाभी का खिसकिया चेहरा देखकर तरस आता, लेकिन उनकी सहनशीलता भी गजब की थी। आज मुझे लगता है कि उन्हें अपने दाम्पत्य पर अटूट विश्वास था कि रंजन कहीं भी जाए लौटकर उनके पास ही आएंगे।
लेकिन ब्याह के 25 वर्षों के बाद उनका ये विश्वास टूट गया। विश्वास क्या टूटा, भाभी ही टूट गई। एक बहू और 2 दामाद घर आ चुके थे, बाकी 2 संतानें भी विवाह योग्य थी। उन दिनों रंजन कई बार इधर उधर कहते पाए गए कि वे अपनी घर गृहस्थी परिवार दाम्पत्य से ऊब चुके हैं। उन्हें लगता है, बल्कि विश्वास है कि घर वाले उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, संन्यास तो नहीं लेंगे वे। दरअसल उन्हें जिस प्यार की तलाश थी वो प्यार उनको घर में ही मिल नहीं पा रहा था। अब क्या किया जाए? प्रश्न था कि अगर वे सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहे थे तो 5 संतानें कैसे पैदा हुई? जाहिर था जवाब हास्यास्पद होता। घर वालों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन आखिरकार एक दिन रंजन सच में ही घर छोड़ गए। भाभी की जवाबदेही कमजोर पड़ गई। दबी ढकी बात एक दिन खुल ही गई कि रंजन ने शहर में अपनी किसी प्रिया के साथ घर बसा लिया है। घर क्या बसाया, बिन फेरे हम तेरे वाला साथ था। उनकी प्रिया सच में जीनत अमान जैसी थी। कोई एक जो शहर गया उसी ने लौटकर आंखों देख सब हाल सुनाया, साथ ही रंजन का संदेश भी बताया। तो जो उससे कहा गया कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो उनका तन मन आत्मा सभी कुछ तृप्त करती है, या शायद ऐसे कहा जाए वो उनके लिए ही बनी है। अपनी उसी प्रिया में उन्हें सारे रिश्ते मिल गए, इसलिए अब वापस लौटने का उनका कोई इरादा नहीं था। बिरादरी की भीड़ में कोई बोल पड़ा, बुड्ढा सठिया गया है। बड़ी ईमान बदनामी हो रही थी। भाभी का चेहरा उतरता चला गया, लेकिन हर पल बच्चों की समस्या से जूझती गृहस्थी की गाड़ी अकेले ही खींचती रही। बूढ़े सास ससुर के ताने सुनकर उनकी सेवा करती रही। माँ बाप के अंत समय में भी रंजन नहीं आए। छोटे से कस्बे में लोगों के ताने उपहास सुनकर पहले तो भाभी विचलित होती थी, फिर धीरे धीरे पत्थर हो गई। सुहाग बिना तो सब कुछ सुना होता है औरत का। बच्चे अपनी दुनिया में रमते गए और घुलते घुलते भाभी एक दिन खटिया से लग गई। बीते दिनों को याद करके भाभी की आंखों के कोरों में लगातार आंसू बहते रही। नजर धुंधला गई। कोई खाना खिला देता तो एक आध कोर खा लेती, वरना चुपचाप पड़ी रहती। धीरे धीरे 10 बरस बीत गए। इस बीच कितनी सर्दियां चली गई, कितने बसंत विदा हो गए। अनगिनत ग्रीष्म जी भी तेज धूप से जमीन आसमान तपाते रहे। नहीं लौटे रंजन। भाभी की अंतहीन प्रतीक्षा। फिर एक दिन गांव में शोर मचा, रंजन लौट आए हैं, रंजन लौट आए हैं। आंखों में अजीब सा सूनापन, बेहद धीमी चाल, बालों में गुजरे समय की सफेदी, त्वचा पर उम्र का असर। रंजन लौटे, बूढ़े, बीमार, पराजित, टूटे झुके, खुले दरवाजे से सिर झुकाए भीतर घुसे। ये वही दरवाजा था जिसमें बरसों पहले सुरीली भाभी फंसकर रह गई थी। आज वही भाभी कंकाल बनी खटिया पर पड़ी थी। अपराधी से रंजन पत्नी के पास जाकर जमीन पर बैठ गए। दरवाजे पर भीड़ लगी थी। दुल्हन जागो, कुछ बोलो। रंजन ने अपनी धर्मपत्नी को रूंधे स्वर में पुकारा। भाभी की मुंदी पलके फड़फड़ाई, जैसे उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ आई। उन्होंने बरसों बाद लौटे पति को देखा। ऐसा लगा उन्होंने पति को पहचान लिया। आंखें खुली और अदर कुछ कहने को खुले, फिर खुले ही रह गए। प्राण पंछी की प्रतीक्षा पूरी हो गई थी, वो उड़ ही गया। रंजन बिलक बिलक कर रो दिए। खटिया की पाटी पर सिर पटकते रहे। अर्थी पर सोई पत्नी की मांग में सिंदूर भरते हुए कुछ कुछ बुदबुदाते रहे। अपने किए धोखे को प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन नियति ने इसका अवसर भी नहीं दिया था। वह बहुत रोते रहे, लेकिन रंजन कुछ कर ना सके। मैं नहीं जानती कि रंजन ने सुरीली भाभी से कभी प्यार किया था, नहीं, लेकिन सुरीली भाभी के जीवन में आने वाले वो पहले पुरुष थे। उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया था पति को। शायद इस बात का एहसास रंजन को जीवन की संध्या बेला में हो पाया था, लेकिन जब हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। तब से रंजन उसी खटिया की पाटी पर सिर टिकाए बैठे रोते रहते थे। ये सब देखा था। बहुत ही जल्दी एक दिन वे उसी मुद्रा में मृत पाए गए। मुझे लगा था कि रंजन की प्रेम कहानी का बस यही अंत हो गया, लेकिन नहीं, अभी कुछ शेष रह गया है। जल्द ही किसी काम से शहर जाना हुआ था मेरा। तभी याद आई अनिका। बस यूं ही
उससे मिलने को जी चाहा, जबकि अरसे में हम दोनों से संपर्क में नहीं थे। एक समय वो था जब कॉलेज में हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। उसी मोह से खींची मैं उसके पास चली गई। कोई तो होगा वहां सोचा, लेकिन जिसने दरवाजा खोला वो अनिका ही थी। मैं चौंक गई उसे देखकर। क्यों? सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं। भीतर जाकर पहला सवाल था मेरा, तू यहाँ अकेले शादी वादी? अनिका मुस्कुराई। घर बसा था मेरा, लेकिन वो कहते कहते रुक गई। फिर थोड़ा रुककर बोली, पता नहीं क्यों वो छोड़ गए मुझे। लौटते जरूर एक दिन, विश्वास है मुझे। एक तस्वीर की तरफ उसने इशारा किया। देख, वो है ना मेरे पति। मैं स्तब्ध थी, क्योंकि वो रंजन दादा की तस्वीर थी। मैंने उन्हें अपना पति माना है। मुझे पता है इनकी पत्नी है, परिवार है। शायद वे उधर ही चले गए हैं, लेकिन वे लौटेंगे, मुझे विश्वास है। 10 साल बड़े ही अच्छे कटे हमारे। झगड़ा बस एक आखिरी बार हुआ था, जब मैं उनसे सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने की जिद कर बैठी थी। रजनीश तभी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन वे वापस आएंगे जरूर, यह मेरा विश्वास है। अनिका ने तस्वीर के पास रखी सिंदूर की डिब्बी को उठा लिया। मैं सोच रही थी, तो क्या इसे कुछ भी नहीं पता? तरस आया, कौन खबर करता इसको। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी ले ली और सिंदूर को जमीन पर गिरा दिया। सांस कर मैं कह उठी, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे अनिका। जहां ये चले गया वहां से कोई वापस नहीं आता। तुझे शायद नहीं मालूम, रजनीश गांव के रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। वो रंजन दादा है। और इस बार अनिका का चेहरा सफेद पड़ता चला गया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी कोई नई वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। कहानी देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।